हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने विलियन वाले चैप्टर का एक पेज पढ़ा था और उसको डिटेल में समझा था। तो उस पेज से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो पहले पेज से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव विलियन वाले चैप्टर से बन सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो जब भी दो या दो से अधिक पदार्थों को अवयवों को आपस में हम मिलाते हैं और उनका यदि समांगी मिश्रण वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाता है, जिनका संगठन पूरे विलयन में एक जैसा होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, विलयन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चूहे की मारने की दवा में क्या होता है? तो चूहे की मारने की दवा में सोडियम फ्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। सोडियम फ्लोराइड एक सॉल्ट होता है जिसका उपयोग चूहे को मारने की दवा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, दांतों का पीलापन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जब जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तो दांतों में पीलापन हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लोराइड आयन की अधिकता। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु होती है। तो हमको बताना है जो पीतल एक मिश्र धातु हो वो किसका मिश्रण होती है। तो यह मिश्रण होता है कॉपर प्लस जिंक का। एनसीईआरटी बुक में जिंक प्लस निकल दिया गया है, तो उसे आप एनसीईआरटी बुक में सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है विलयन में उसे हम विलायक कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? तो द्विअंगी विलयन जिसमें एक विलेय और एक विलायक होता है उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। और यदि उसमें दो विलेय और एक विलायक हो तो उसे त्रिअंगी विलयन कहा जाता है। तो द्विअंगी में एक विलेय और एक विलायक होता है। अगला प्रश्न है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है उसको हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कॉपर निकेल प्लस टीन। आगे देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है कॉपर जिंक निकल। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है बी वाला वो सही है। तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर जिंक और निकिल का मिश्रण होता है, उससे जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है वो बनती है। अगला प्रश्न है, फ्लोराइड आयन की कितनी मात्रा दंत क्षरण को रोकती है? तो यदि जल में फ्लोराइड आयन की मात्रा कितनी होनी चाहिए जिससे दंत का क्षरण होना या दंत को नुकसान नहीं होता है, दांतों को नुकसान नहीं होता है, तो कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो वो मात्रा है 1.0 ppm, 1.0 पार्ट पर मिलियन या इससे कम। यदि जल में इतनी मात्रा होती है फ्लोराइड आयन की तो दांतों को कोई नुकसान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, फ्लोराइड आयन की कितनी मात्रा दांतों के पीलेपन के लिए उत्तरदायी है? तो यदि फ्लोराइड आयन की मात्रा 1.5 ppm हो जाती है, इससे अधिक हो जाती है, तो दांतों का पीलापन हो जाता है, दांतों का रंग पीला हो जाता है।
अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो होती है वो कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। तांबा और टीन को जब हम मिलाते हैं तो उससे कांसा बनता है। अगला प्रश्न है, विलयन से संबंधित कौन सी बात सही है? तो यदि हमने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, उसको समझा है, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन के रूप में घटित होता है। ये जो पहला ऑप्शन है इसमें ये सही है। ये विलयन वाले चैप्टर की उस बुक में जो पहली लाइन है वो यही लाइन है कि शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन के रूप में घटित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है विलयन संबंधित, ये पूर्ण रूप से सही है। अगला प्रश्न है, और इस पेज से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो किस प्रकार का है वो हम देखते हैं। विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है? तो विलयन की भौतिक अवस्था, क्योंकि विलयन ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में हमें दिखाई देते हैं या मिलते हैं या हम बना सकते हैं, तो वो भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है विलायक पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ही हम विलयन का वर्गीकरण करते हैं। तो आज हमने विलयन वाले चैप्टर के पहले पेज से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसके बारे में बात की है, और ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट और इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव और जो चैप्टर है उन सभी चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।